चंद रोज पहले की बात है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 2 इजरायली सगी बहनों की मौत के साथ कुल 3 लोग इस हमले में मारे गए थे। इस हमले के बाद इजराइल भड़क उठा और फिलिस्तीन से बदला लेने की बात कही। हमारे यहाँ ये खबर नहीं छपती क्योंकि यहाँ तो भूख प्यास से कबूतर मरा, सांड की टक्कर से युवक घायल, बंदर का उत्पात, इस तरह की खबरों को ज्यादा वरीयता मिलती है। खैर, अब खबर है कि 2 दिन पहले इजराइल हवाई हमले में गाजा पट्टी में एक और आतंकी कमांडर समेत कुल 13 आतंकवादियों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। किस्से में आज इजराइल का बदला है। वो इजराइल जो अपने 2 सैनिकों के लिए कभी फिलिस्तीन का राष्ट्रपति भवन घेर लेता है, तो कभी 2 बहनों के मारे जाने पर 25 आतंकवादियों को मार डालता है। वो इजराइल जो अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने की निंदा नहीं करता, बल्कि बदला लेने की बात करता है। अब समझिए इजराइल बदला कैसे लेता है। आसान भाषा में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है म्यूनिक ओलंपिक का बदला, जिसे ऑपरेशन रैतोप गोड कहा जाता है। जिस ऑपरेशन का नाम सुनकर फिलिस्तीनी आतंकवादियों की रूह कांप जाती है। दरअसल साल था 1972, महीना था अगस्त का। जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन आरंभ हुआ था। दुनिया भर के तमाम देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने आए थे। खेल शुरू हुआ 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में ओलंपिक गेम्स विलेज में कुछ ऐसा होने वाला है जो खेलों के इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय बन जाएगा। 5 सितंबर की बात है। खिलाड़ियों की तरह ट्रैक सूट पहने 8 आतंकवादी लोहे की दीवार फांदकर ओलंपिक विलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां कनाडा के कुछ खिलाड़ी पहुंच गए। दीवार फांदने वाले अजनबी सहम गए, लेकिन गलती से कनाडा के खिलाड़ियों ने उन्हें किसी दूसरे देश का खिलाड़ी समझा और फिर दीवार फांदने में उनकी मदद की। लोहे की दीवार पार करने के बाद कनाडा के खिलाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ ट्रैक सूट पहने अजनबी उस इमारत के बाहर पहुंच गए जहां इजरायली खिलाड़ियों को ठहराया गया था। इस इमारत में दाखिल होते ही इन अजनबियों का चेहरा सामने आ गया। ये कोई खिलाड़ी नहीं, बल्कि हथियारों से लैस आतंकी थे। ये पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकी थे। अब क्या था, 8 आतंकी हाथ में हथियार लेकर अपने मिशन को अंजाम देने निकल पड़े। जैसे ही आतंकवादियों ने अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश की, उसमें रह रहे पहलवान यूसुफ गठफ्रंड ने शोर मचा दिया। लेकिन तब तक आतंकी अंदर घुस चुके थे। पूरे हॉस्टल में हड़कंप मच गया। कुछ खिलाड़ी भागने की कोशिश करने लगे। रेसलिंग कोच मोसे वेनबर्ग दौड़कर किचन में घुसे और मुकाबला करने के लिए एक चाकू उठा लिया। लेकिन अगले ही पल एक गोली मोसे के गालों को छेदती ही निकल गई। इसके बाद आतंकवादियों ने हॉस्टल के एक एक कमरे की तलाशी ली और सभी खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। गोलीबारी के बीच कुछ खुशकिस्मत खिलाड़ी भागने में कामयाब भी रहे, लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत भी थे जिन्होंने पूरी हिम्मत जुटाकर आतंकवादियों का मुकाबला किया और वे अपने साथियों को बचाने के लिए दुश्मन से भिड़ गए। लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें गोली मारने में देर नहीं लगाई। 6 सितंबर की सुबह थी। यह खबर सनसनी बनकर पूरी दुनिया के अखबारों में फैल गई कि फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने जर्मनी के म्यूनिक शहर में 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना लिया है। तब तक किसी को यह नहीं पता था कि 2 खिलाड़ी पहले ही मारे भी जा चुके हैं। आतंकवादियों ने मांग रखी कि इजराइल की जेल में बंद 234 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा किया जाए, लेकिन इजराइल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आतंकवादियों की कोई मांग नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आतंकवादियों ने 2 खिलाड़ियों की लाश को हॉस्टल के बाहर दरवाजे से फेंक दिया। ये वो संदेश देना चाहते थे कि यही हाल बाकी खिलाड़ियों का भी होगा। लेकिन इजराइल का इरादा नहीं बदला। इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के सख्त तेवर देखकर दुनिया दंग थी। लोगों को लग रहा था इजराइल अपने खिलाड़ियों को आतंकवादियों के भरोसे छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये थी कि इजराइल जर्मनी को इस बात के लिए राजी करने में जुटा था कि वो म्यूनिख में अपने स्पेशल फोर्सेस भेज सके, लेकिन जर्मनी इसके लिए तैयार नहीं था। पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इजराइल की ओर देख रही थी। लोग सांसें थामे इजराइल का इंतजार कर रहे थे कि आखिर इजरायली खिलाड़ियों का क्या होगा। इसी बीच आतंकवादियों ने एक और नई मांग रखी और जर्मन सरकार ने वो मांग मान ली। आतंकवादियों ने मांग रखी कि उन्हें यहाँ से निकलने दिया जाए। वो बंधक इजराइल खिलाड़ियों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। जर्मन सरकार की रणनीति थी कि इसी बहाने आतंकी और खिलाड़ी बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट पर आतंकवादियों को निशाना बनाना आसान होगा। प्लान के अनुसार आतंकवादियों को बस मुहैया करा दी गई, जो उन्हें एयरपोर्ट तक ले गई। एयरपोर्ट पर अंधेरे में जगह जगह शार्प शूटर तैनात कर दिए गए थे। पूरी दुनिया अपने टीवी स्क्रीन पर इस मंजर को लाइव देख रही थी। खिलाड़ियों को बस से उतारकर हेलीकॉप्टर में बिठा गया। इसके कुछ ही सेकंड बाद शार्प शूटरों ने आतंकवादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
खुद को चारों तरफ से घिरता देख आतंकवादियों ने निहत्थे खिलाड़ियों पर गोली बरसानी शुरू कर दी। एक हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा दिया गया, फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे खिलाड़ियों को भी गोली से भून दिया गया। कुछ ही मिनटों में एयर बेस पर मौजूद हर एक आतंकवादी मारा गया, साथ ही इजराइल के 9 खिलाड़ी भी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बन गए। शुरू में टीवी के जरिए खबर फैलाई गई कि सिर्फ आतंकी मारे गए हैं, सभी 9 खिलाड़ी सुरक्षित हैं। लेकिन अगली सुबह यह साफ हो गया कि इजराइल का कोई भी खिलाड़ी जिंदा नहीं बचा है। इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इस खबर से दुखी थी, लेकिन उसने घटना की निंदा करके पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि हर एक मृतक खिलाड़ियों के परिवार से मिली, उन्हें कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। बात देश की शान की थी, लिहाजा बदले के लिए प्लान तैयार किया गया। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद से उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई जिनका वास्ता ऑपरेशन ब्लैक सितंबर से था। इस मिशन का नाम था रेत ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। म्यूनिक नरसंहार के 2 दिन बाद इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर भयंकर बमबारी की और करीब 200 आतंकवादियों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर इतने भर से संतुष्ट नहीं थी, वो रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ एक गुप्त मीटिंग की और उनसे एक ऐसा मिशन चलाने को कहा जिसके तहत दुनिया के अलग अलग देशों में फैले उन सभी लोगों को जान से मार दिया जाए जिसका वास्ता ब्लैक सितंबर से था। सबसे पहले मोसाद ने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जिनका संबंध म्यूनिक हमले से था। इसके बाद ऐसे एजेंट्स तलाशे गए जो गुमनाम रहकर ऑपरेशन रेत ऑफ गॉड को अंजाम दे सके। मिशन शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर मोसाद एजेंट्स ने बेल ज्वेटर और महमूद हमसारी का कत्ल करके से एक सनसनी मचा दी। अब बारी थी अगले निशाने की। यहाँ भी मोसाद की टीम ने ब्लैक सितंबर से संबंध रखने के शक में एक शख्स की दिन रात निगरानी शुरू की। नाम था हुसैन अल बशीर। नाम का यह शख्स एक होटल में रहता था और होटल में वो सिर्फ रात को आता था, दिन शुरू होते ही निकल जाता था। मोसाद की टीम ने उसे खत्म करने के लिए उसके बिस्तर में बम लगाने का प्लान बनाया। बम लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था, ये काम तो आसानी से हो गया। मुश्किल ये था कि कैसे पता किया जाए कि हुसैन अल बशीर अब बिस्तर पर है, ताकि तभी धमाका किया जा सके। इसके लिए मोसाद एजेंट ने बशीर के ठीक बगल वाला कमरा किराए पर ले लिया। वहां की बालकनी से बशीर के कमरे में देखा जा सकता था। रात को जैसे ही बशीर बिस्तर पर सोने के लिए गया, एक धमाके के साथ उसका पूरा कमरा मलबे में बदल गया। इजराइल का मानना था कि वो साइप्रस में ब्लैक सितंबर का प्रमुख था। अब अगला टारगेट था प्रोफेसर बासिल अल कुबैसी, जिसने आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराया था। मोसाद के एजेंट्स अब अल कुबैसी को खोज रहे थे। जल्दी उसका ठिकाना भी मिल गया। मोसाद के 2 एजेंट्स ने उसे 12 गोलियां मारी, यानी अल कुबैसी भी निपट गया। अब बारी थी मोसाद की लिस्ट में शामिल 3 टारगेट्स जो लेबनान में भारी सुरक्षा के बीच रह रहे थे। उन तक पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन उनके लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम रखा ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ। ये ऑपरेशन रेत ऑफ गॉड का ही एक हिस्सा था। बात 9 अप्रैल 1973 की है। इजराइल के कुछ कमांडो लेबनान के समुद्री किनारे पर स्पीड बोट के जरिए पहुंचे। इन कमांडोज को मोसाद एजेंट्स ने कार से टारगेट के करीब पहुंचाया। कमांडो आम लोगों की पोशाक में थे और कुछ ने महिलाओं तक के कपड़े पहन रखे थे। पूरी तैयारी के साथ इजरायली कमांडोज की टीम ने इमारत पर हमला किया। इस ऑपरेशन के दौरान लेबनान के 2 पुलिस अफसर, एक इटालियन नागरिक भी मारा गया। वहीं इजराइल का एक कमांडो घायल हो गया। इस ऑपरेशन के फौरन बाद 3 और हमले किए गए। इनमें साइप्रस में जाहिद मुचासी को एथेंस के एक होटल के रूम में बम से उड़ा दिया गया। वही ब्लैक सितंबर के 2 किशोर सदस्य अब्देल हमीद शिबी और अब्देल हादी नाका रोम में कार धमाके में मारे गए। यानी मोसाद के एजेंट्स दुनिया में घूम घूम कर म्यूनिक के कत्ले आम के गुनहगारों को मौत बांट रहे थे। लेकिन क्या इजराइल के बदले की कहानी थम गई थी, या इंतकाम की आग में धधक रहे इजराइल के सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद का खूनी खेल थम गया था? नहीं, उसकी हिट लिस्ट में और लोगों के नाम शुमार थे, और जब तक इस हिट लिस्ट के सभी नाम मिटा नहीं दिए जाते तब तक उनके एजेंट्स का मिशन खत्म नहीं हो सकता था। लिहाजा मोसाद के एजेंट्स एक बार फिर अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। अब बारी थी उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की जो सीधे तौर पर म्यूनिक के कत्लेआम से जुड़े थे। एक बार फिर शुरू हुआ मोसाद का खूनी इंतकाम, वो भी एक मिशन के तहत। 28 जून 1973 को ब्लैक सितंबर से जुड़े मोहम्मद बाऊदी को उसकी कार की सीट में बम लगाकर उड़ा दिया गया। इसके बाद 2 फिलिस्तीनी अली सलीम अहमद और इब्राहिम अब्दुल अजीज की साइप्रस में हत्या कर दी गई।
इसके बाद पीएलओ के 2 बड़े आतंकवादियों को इटली में अलग अलग हमलों में मार दिया गया। हमले यहीं नहीं रुके। इसके बाद पेरिस में पीएलओ के दफ्तर में एक उनके उपनिदेशक थे फदलदानी, उसे भी कार बम में उड़ा दिया गया। लेकिन मोसाद की बदला लेने की प्यास अभी बाकी थी। इसके बाद पीएलओ का एक बड़ा आतंकवादी था ममून मेमाइस, उसे एथेंस में मार दिया गया। फिर एथेंस में मौजूद पीएलओ के डीएलएफपी के गुट के महासचिव खालिद अहमद नजल को मारा। फिर पीएलओ के सदस्य मुंजर अबू गुजाला को कार बम से उड़ा दिया गया। यानी हर उस आतंकवादी को खोजा गया जो इस हमले में शामिल था, वो भी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर। अंत में 3 असफल कोशिशों के बाद मोसाद ने साल 1979 में म्यूनिक कत्लेआम के मास्टरमाइंड अली हसन सलामेह को भी बम धमाके में मार गिराया। म्यूनिक हमले के 7 साल बाद तक चले मोसाद के ऑपरेशन में मोसाद ने कुल 35 बड़े फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मारकर यह बता दिया कि उनके एक नागरिक के जीवन की कीमत कितनी होती है। अब एक बार फिर 2 बहनों की मौत का वही बदला लिया गया। अब तक कुल फिलिस्तीनी पक्ष के 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हमले अभी जारी है, आगे देखना होगा इसका अंत कैसे होता है।